नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। इस वक्त आप देखिए बड़ा बयान मीरवाइज उमर फारूक की तरफ से जारी किया गया, जिसमें जेपीसी से मुलाकात की और उसके बाद यहां पर एक बड़ा बयान उन्होंने जारी कर दिया। वक्फ बिल से कश्मीर के सामाजिक ताने बाने को ना यहाँ नुकसान पहुंचे, इस तरह से बड़ी बात उन्होंने कही। मीरवाइज उमर फारूक ने बैठक में वक्फ संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध कर दिया। जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए यह संशोधन स्वीकार्य नहीं है, ये समुदाय को कमजोर करने का प्रयास है। हम उम्मीद कर रहे थे कि समिति कश्मीर का दौरा करेगी। विधेयक पर आगे बढ़ने से पहले जनता की वास्तविक चिंताओं को समझा जाएगा। ये पहली बार है जब लगभग निष्क्रिय हो चुके अलगाववादी समूह जो कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक ने पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त होने के बाद कश्मीर घाटी से बाहर कदम रखा और उसके बाद यहां पर आप देखिए किस तरह से उन्होंने अपनी बात कह दी। बताते चले, जम्मू कश्मीर, लेह और लद्दाख से आए हुए उलेमाओं के प्रतिनिधिमंडल की ओर से मीरवाइज उमर फारूक ने बैठक में वक्फ संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध कर दिया और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए संशोधन स्वीकार्य नहीं है। ये कमजोर को आप देखिए समुदाय को किस तरह से कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। हम उम्मीद कर रहे थे कि समिति कश्मीर का दौरा करेगी। विधेयक पर आगे बढ़ने से पहले जनता की वास्तविक चिंताओं को समझा जाएगा और पहली बार आप देखिए किस तरह से इस पर मीरवाइज उमर फारूक की तरफ से बड़ी बात कही गई है। लेकिन बताते चले, लगातार आप देखिए केंद्र सरकार संसद में वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए विधेयक पेश कर चुकी है और इससे पहले लगातार आपने देखा किस तरह से वक्फ को लेकर काम करने की कोशिश की गई और उसके बाद जेपीसी का गठन किया गया। और वक्फ बोर्ड कानून आखिर है क्या, कुछ आपको समझाते चले। देखिए, साल 1954 में स्वतंत्र भारत में वक्फ अधिनियम पहली बार संसद की ओर से पारित किया गया था। 95 में ही इसे एक नए वक्फ अधिनियम से बदला गया, जिसने वक्फ बोर्डों को और ज्यादा शक्ति दे दी और शक्ति में इस इजाफे के साथ अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों की अवैध पट्टी और बिक्री की शिकायतें भी बढ़ गई। 2013 में अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे वक्फ बोर्डों को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए असीमित अधिकार प्रदान किए गए। संशोधन ने वक्फ संपत्तियों की बिक्री को यहाँ असंभव बना दिया। अब आप देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर लगातार संपत्तियों की भी बात हो रही है। रेलवे और रक्षा विभाग के बाद वक्फ बोर्ड कथित तौर पर भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक है। वक्फ बोर्ड भारत भर में 9.4 लाख एकड़ में फैला हुआ है और 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करता है, जिनकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। और उत्तर प्रदेश, बिहार में 2 शिया वक्फ बोर्ड सहित 32 वक्फ बोर्ड हैं और राज्य वक्फ बोर्ड का नियंत्रण लगभग 200 यहाँ व्यक्तियों के हाथों में। तो इन पर बदलाव करने के लिए विचार किया जा रहा है, जिसमें 40 बदलावों का प्रस्ताव रखा गया और इसके तहत वक्फ बोर्डों को सभी संपत्ति दावों के लिए अनिवार्य सत्यापन से गुजरना होगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। और इसका उद्देश्य वक्फ बोर्डों की संरचना, कामकाज को बदलने के लिए धारा 9 और 14 में संशोधन करना है, जिसमें महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व शामिल करना है। इसके अलावा विवादों को निपटाने के लिए ही वक्फ बोर्डों द्वारा दावा किया गया कि संपत्तियों का नया सत्यापन किया जाए। दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट वक्फ संपत्तियों की निगरानी में शामिल हो सकते हैं। तो अब आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जेपीसी की भी टीम जो है वो गठित की गई। आज मीरवाइज उमर फारूक की तरफ से मुलाकात की गई, लेकिन उस बीच में अपना विरोध दर्ज करा दिया गया। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन उससे पहले मीरवाइज उमर फारूक ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते चले। हमने तो अपनी बात कह दी है, लेकिन जो लग रहा है कि ये ज़्यादा कंसर्न नहीं है कि जो है डिस्कशन हो और फीडबैक हो। लगता है कि इन्होंने मन बना लिया है कि ये अपना फ़ैसला सुना लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इनको आगाह करते कि कश्मीर के लोग क्या महसूस कर रहे हैं। वहाँ के उलमा, वहाँ के तमाम जो तबके हैं, हमारे जो सेक्ट्स हैं, सबकी हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, सबकी यहाँ पे हमने बात की है। तो मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक पहलू होगा कि अगर ये बिल्कुल ही कंसल्टेशन के बगैर वन साइडेड फैसला सुनाते हैं तो फिर से उससे जो है जो मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो मजरूह होंगे। और हम ये महसूस कर रहे हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है मुसलमान अपने आप को दिन ब दिन कमज़ोर महसूस कर रहा है। जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस को भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कमज़ोर किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। वक्फ़ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था, जैसे कि मौलाना साहब बता रहे थे कि वक्फ़ सिर्फ मस्जिद और इस तक महदूद नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इन्होंने पूरा स्टडी नहीं किया है। इन्होंने माइंड बना लिया है कि नहीं जी ये हटाना है और मुस्लिम प्रोविज़न है तो इसको हमें हटाना है और हमें इसमें कानून लाना है। ठीक है, कानून बन सकता है, लेकिन वो उसमें कंसल्टेशन
तो बहुत कम नज़र आ रही है। जैसे मैंने कहा कि देखिए हैरानी की बात है ना कि जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा मुस्लिम स्टेट है और आज तक अभी हमारी बात सुनी ही नहीं गई। इन्होंने गवारा ही नहीं किया कि ये लोग कश्मीर आएँ और वहाँ पे मिलें। आपको ऐसा लगता है कि कश्मीर में जाकर के इसलिए नहीं सुना गया क्योंकि आप ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स बता सकते थे, तो सरकार के पास वो तमाम पॉइंट्स होते हो सकता है इसलिए आप लोगों तक ना पहुंचे? आई थिंक क्यों ये सुनना नहीं चाहते क्योंकि आप कश्मीर में 100% मुखालफत है इन अमेंडमेंट्स की। हर कोई ये महसूस कर रहा है कि भाई ये बिल्कुल इंटरफेरेंस है रिलीजियस मामलों में, वक्फ के मामलों में, शरीयत के मामलों में लोग महसूस कर रहे हैं। तो आई थिंक इस हवाले से बहुत बहुत अफसोसनाक तर्ज अमल होगा कि अगर ये बिल कंसल्टेशन के बगैर इस मामले। मीरवाइज उमर फारूक को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि कंसल्टेशन होनी चाहिए थी, लोगों से बातचीत होनी चाहिए थी, टीम यहाँ पर पहुंचनी चाहिए थी और उसके बाद दौरा होना चाहिए था, बातों के साथ आगे ये बात पहुंचाई जानी चाहिए थी। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ दिनेश मल्होत्रा जी ने ज्वाइन किया है, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत दिनेश जी जुड़ने के लिए। और अहमद अयाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता जगदीप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जगदीप जी जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो जगदीप जी आप ही के पास आऊंगे, जिस तरह से वक्फ बोर्ड कानून को लेकर ही बात हो रही थी लगातार, लेकिन मीरवाइज उमर फारूक की तरफ से जिस तरह से बड़ी बातें कही गई, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का दौरा होना चाहिए था, टीम यहां पर आनी चाहिए थी, लोगों से बातचीत होनी चाहिए थी और उसके बाद आगे काम होना चाहिए था। आशा जी बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि वक्फ बोर्ड और तमाम प्रस्तावित संशोधनों पर बात हो, मैं चाहूंगा कि थोड़े से कम वक्फे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर सकूं कि एग्जैक्टली मामला है क्या, क्योंकि बहुतेरे चैनल्स पर ये डिबेट होता है, लेकिन वक्फ बोर्ड है क्या, एक्ट क्या है, कहाँ दिक्कत है, किन प्रावधानों पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, इस पर बात होना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 1954 में जब वक्फ बोर्ड बना, जिसके बाद वक्फ अधिनियम 1995 लाया गया, इसकी धारा 14 जो है 14, वो आमदनी वक्फ बोर्ड की कैसे होगी, संपत्तियों से प्रबंधन कैसे होगा और कानूनी संस्था के रूप में ये कैसे काम करेगा, इसको निर्धारित करती है। अब आशा जी पहला सवाल इस पर यह रहा कि महिलाओं को स्थान नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी सेक्शन 14 1995 में स्पष्ट करती है, जिसकी सेक्शन 1A की महिलाएं जो है उनको इसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए और एक बोर्ड में 2 महिलाएं रहनी चाहिए। यद्यपि जम्मू कश्मीर में तो भाजपा की जो महिला नेत्री थी दर्शका अंद्राबी, उनको चेयरपर्सन भी बनाया गया। ठीक इसी तरीके से सेक्शन 40 जो है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है फरवरी 2022 का, हेमंत गुप्ता जस्टिस थे, जिसमें यह कहा गया कि अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति के ऊपर अपना अधिकार बताता है तो ये हक रहेगा दूसरे वादी पक्ष को कि वो ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जा सके और वक्फ बोर्ड को अपने आधार और कारण बताने होंगे। अब दिक्कत कहां है कि 2 तरह की संपत्तियां हैं, एक वो जो आजादी से पहले मुस्लिम लोगों ने या मुस्लिम शासकों ने वक्फ के हवाले की, दान की, दूसरी वो है जिनमें दस्तावेज जो है वो प्रॉपर नहीं है, लेकिन वक्फ का उन पर जो कब्जा है वो कई दशकों का है। अब इन तमाम मसले मसाइलों में सेक्शन 4 में ये स्पष्ट कर दिया गया था कि अगर वक्फ को कहीं दिक्कत होती है तो सबसे पहले यहाँ एक सरकार जो है बोर्ड आयुक्त करके उसके ऊपर चर्चा कर सकती है, जिसके बाद सरकार जब संतुष्ट हो जाएगी तो बाकायदा गैजेट में छपेगा, जिसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसका म्यूटेशन करेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुल मामले जो हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, अब जो मुतबल्ली होता है, मुतबल्ली जिसे बोलते हैं शब्द है, जो कि प्रबंधन करता था, और सच्चर कमेटी ने भी ये स्पष्ट किया है कि अगर बोर्ड जो है वो अपनी उन तमाम दान की गई संपत्तियों पर अपना क्षेत्राधिकार चाहता है सिर्फ और सिर्फ प्रबंधन के लिए, तो उसमें दिक्कत कहां है। और ये समझ से परे है कि क्यों सरकार जो है, वही बात हो गई कि अब्दुल की चूड़ी टाइट करनी है, वो कैसे भी हो उसके लिए किसी भी तरीके से जो है वो हस्तक्षेप किया जाएगा, यहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। जी आशा जी। वो कह रहे हैं हस्तक्षेप जिस तरह से वो समझ रहे हैं, उन्होंने अपनी बात पूरी रख ली। वो कह रहे हैं कि जरूरत क्या है कुल मिलाकर, कम शब्दों में। जगदीप जी का जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों को पैनलिस्ट को मेरी तरफ से नमस्कार। अब मैं टेक्निकल बातों में तो ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आज मीरवाइज उमर फारूक का जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने प्रस्तुत होना ये भारतीय लोकतंत्र की बहुत बड़ी विजय है। एक सेपरेटिस्ट लीडर जो हमेशा इंडियन डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करता रहा,
डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को हमेशा कहते हैं, उसको इसको लेजिटिमाइज ही इन्होंने कभी नहीं किया। तो आज अगर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एक डेपुटेशन, एक डेलीगेशन भारतीय पार्लियामेंट के, भारतीय संसद की ज्वाइंट कमेटी के सामने प्रस्तुत होता है, तो उन्होंने लेजिटिमाइज कर दिया है इंडियन पार्लियामेंट को। ये भारतीय लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। किसका क्या ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है डेमोक्रेसी में। मीरवाइज उमर फारूक का अपना ओपिनियन है, बाकी सबका अपना ओपिनियन है, इसमें मसला क्या है ये तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी डिसाइड करेगी। लेकिन पार्लियामेंट कमेटी के सामने अपीयर होकर मीरवाइज उमर फारूक ने ये बता दिया कि इंडियन डेमोक्रेसी ही एक उनकी समस्याओं का समाधान कर सकती है। जिसको कोई प्रॉब्लम है, डेमोक्रेसी और जो पार्लियामेंट है उसके डेलीगेशन के सामने, उसकी कमेटी के सामने ही प्रस्तुत होना चाहिए। तो मुझे लगता है बहुत बड़ी विक्ट्री है जम्मू कश्मीर की। मतलब जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसकी कहीं ना कहीं आज जीत है। अहमद अयाज जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पास आऊंगी। दिनेश जी कह रहे हैं कि चाहे कानून बने ना बने, उस पर क्या कुछ हो वो अंदर की बात है, और अभी कमेटी बैठी है, कमेटी के अंदर डिस्कस होगा। लेकिन अच्छी बात ये हो गई कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया सामने आ गई। लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही आखिरकार जीतकर सामने आई है, क्योंकि हुर्रियत के लीडर अगर इस तरह से वहां पर पहुंचते हैं तो एक मिसाल कायम होती है। इसके कई पहलू है जो मैं देख रहा हूँ। ये जो आज की मीटिंग हो रही है जेपीसी के साथ, एक ये कि चूंकि मीरवाइज साहब सिर्फ एक आलिम ही नहीं है, बल्कि हुर्रियत के वो चेयरमैन भी रहे हैं, और चूंकि उनको मस्जिद तक जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी नमाज पढ़ने के लिए, और आज चूंकि दिल्ली में उनकी मीटिंग होना, और वो भी इस प्लेटफॉर्म में जहां जेपीसी के चेयरमैन से उनकी मुलाकात होगी, उनका डेलीगेशन लेकर, और वो भी उस विषय पर, उस इशू पर, जिससे उस मीटिंग में शायद उनका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि जो अमेंडमेंट का मामला है वक्फ बोर्ड को लेकर, उसके बहुत सारे और स्टेक होल्डर्स हैं, और जो भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसमें सोच होगा वही चलेगा, और शायद कोई इम्पैक्ट मैटर इस पर नहीं हो सकता है। अलबत्ता ये कुछ डेवलपमेंट की तरफ इशारा करता है। एक ये तो बनाई गई है ना, अपना तर्क अलग-अलग तरीके से सब रख रहे हैं। मामले को लेकर मीटिंग करना, अगर हम सिर्फ इसको महदूद करेंगे इस हद तक ही, इस पॉइंट तक ही कि ये वक्फ बोर्ड की मीटिंग होती, तो फिर शायद और भी कुछ दीगर उलमा है जम्मू कश्मीर में, जैसे ग्रैंड मुफ्ती साहब है जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन भी है माने जाते हैं, शायद वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर लेते। लेकिन ये कुछ बड़े डेवलपमेंट की तरफ मैं देख रहा हूँ इशारा करता है। अलबत्ता ये एक चीज सही डेवलपमेंट है कि उनका इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करना, और वो भी जम्मू कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना, ये एक जरूर एक डेवलपमेंट है, और शायद इसको लेकर और रास्ते खुल जाए बातचीत करने के, जिससे मामले उस्तवार हो, रिश्ते और नजदीक आ जाए। मुझे लगता है ये उसकी तरफ इशारा करता है। नहीं तो उनके पार्टिसिपेट करने से नहीं लगता कि वक्फ बोर्ड की तरमीमी बिल पर कोई असर होगा, क्योंकि बहुत सारे और दीगर उलमा है जो हिंदुस्तान में है। आशा जी वो भी बात करेंगे, और उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसको अमेंडमेंट करने का एक अपना सोच है, वो ज्यादा मैटर करेगा। तो लेकिन हमारा जो जम्मू कश्मीर की पार्टिसिपेशन है मीरवाइज साहब को लेकर, ये कुछ बड़े डेवलपमेंट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। जो मैं कह रहे हैं एक बड़ा डेवलपमेंट है, उसकी तरफ इशारा। आशा जी, मैं खास तौर से दिनेश जी की बात से आज मुतासिर बिल्कुल नहीं हूँ। ये कह देना कि मीरवाइज साहब को वहां बुला लिया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जरा मुझे बताएं कि जगदम्बा पाल जो चेयरपर्सन थे इस कमेटी के, उन्होंने क्या संबोधित करके किया मीरवाइज साहब को। मीरवाइज कोई नाम नहीं है, एक पदवी है धार्मिक गुरु के लिए, पहली बात। दूसरी बात, मुझे आप ये बताएं कि जेपीसी की क्रेडिबिलिटी क्या है। ये तो माधवी बुच ने बता दिया, जब उसने पूरी की पूरी जेपीसी का धत्ता बनाते हुए आने तक से इनकार कर दिया। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जबकि प्रॉपर्टीज मुस्लिम की है, उसको हैंडल मुस्लिम एक निकाय संस्था जो है वो कर रही है, तो दिक्कत कहाँ है। अगर महिलाओं के लिए बात है, मैंने आपको सेक्शन इसका जो है वो बताया कि सेक्शन 14 इसके लिए ऑलरेडी निर्धारित है। अगर हम बात करें कि इसके क्षेत्राधिकार क्या है, तो सेक्शन 40 की बात की,
अगर मैं जगदीप ये जी। बताऊं आपको, आशा जी 2 मिनट, अगर मैं ये बताऊं आपको कि आमदनी कैसे आएगी, उसका इस्तेमाल कैसे होगा, उसके लिए अलग से सेक्शन है। अगर कहीं पर किसी तरीके के किसी परामर्श की जरूरत है तो वो इस पे कानूनी ही हो सकता नहीं, है, कानून जिसमें वक्फ सरकार ये बोर्डों की निर्धारित करे। मनमानी शक्तियों को लेकर चिंता के कारण नहीं, लगाते वही हैं, मैं, आशा जी उसे आप भी मुझे इंक्लूड सिर्फ 2 कीजिए मिनट ना। दीजिएगा ताकि मैं बता सकूं क्यों लग रहा है मनमानी। दिल्ली के महरौली में एक संपत्ति थी जो वक्फ बोर्ड ने आज से 40 साल पहले किसी व्यक्ति को दी। उस व्यक्ति की डेथ हो गई, उसके बच्चों ने उस संपत्ति को अपने बाप की जायदाद मानकर पहले तो काबिज हुए उस पर, बाद में उसको बेच दिया एक बिल्डर को। बिल्डर ने फ्लैट बना दिए। अब जब फ्लैट बिके तो वक्फ बोर्ड ने उसके बीच हस्तक्षेप किया। तो ये लगेगा कि वक्फ शायद मनमानी कर रहा है, लेकिन जब आप तकनीकी तौर पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो उसका क्षेत्राधिकार बनता है। और सबसे बड़ी बात जो है लिमिटेशन एक्ट, जो कि वक्फ बोर्ड पर लागू नहीं होता। दिनेश और जी। लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि अगर आपका किसी प्रॉपर्टी के ऊपर 40, 50 या 60 साल से कब्जा है तो आप वक्फ बोर्ड के किसी भी दावे को नहीं, कोर्ट में तो जगदीप चैलेंज जी, कर सकते हैं, सितंबर लेकिन उसे रोक नहीं सकते। 2022 तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने मुख्य रूप से हिंदू बहुल तिरुचंदुराई जो गांव है वहां पर दावा जता दिया, हिंदू बहुल इलाका था। ये मैं बता चुका हूं आपको, आशा जी। हेमंत गुप्ता जस्टिस थे, यही बताया मैंने। सेक्शन 40 की बात हो रही है तो उसमें तो साफ साफ बोला गया ना कि आपको ये बताना पड़ेगा आपका दावा किस लिए, कारण क्या है। वही मैं बोल रहा हूँ, ये दिनेश जी। कानूनन है। और अगर कहीं दिक्कत है, आशा जी 1 मिनट और लूंगा ताकि समझ में आए लोगों को, अगर कहीं दिक्कत है तो कानूनी तौर पर सरकार उसमें संशोधन करे, समझ में आता है। लेकिन ओवैसी साहब का ये कहना है एयरपोर्ट पे हूँ, 2 दिनों के अंदर आप डिटेल दीजिए, इतनी जल्दबाजी क्या थी। और सिर्फ अमीर भाई साहब को बुला के अगर आप सोचते हो कि आप इस मसले को जस्टिफाई करोगे, दिस इज नॉट द वे। कानूनी तौर पर अगर कोई दिनेश जी। दिक्कत है उस पर सरकार सवाल खड़ा कर सकती है, लेकिन मुस्लिम समाज जो पहले से ठीक है। अपने आप को एक तरफ मान रहा है कि मुझे किनारे किया गया है, उस समाज को ये विश्वास बहाली कर पाना और इस तरीके के धार्मिक फैसलों के अंदर या धार्मिक मामलों के अंदर सरकार का अकारण हस्तक्षेप जो है, ठीक है, हो गया। वो भी ये कहते हुए दिनेश जी। इन तमाम मुद्दों पर मुझे नहीं लगता ये जायज बात है। ठीक है, वो कह रहे हैं मुझे लगता ही नहीं है कि ये जायज है। देखिए सरकार, पहले तो मैं जगदीप जी टेक्निकल बातों में पढ़े, मैं टेक्निकल बातों में नहीं पढ़ रहा। मैं अहमद जी की बात को इंडोर्स करता हूँ कि ये मीर वाइज एक ओहदा है, लेकिन ये बात भी ठीक है कि जब से यहाँ टेररिज्म आया है तो जितने भी हुर्रियत ग्रुप हैं, सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, ये इंडियन डेमोक्रेसी को, भारतीय पार्लियामेंट को डिस्क्रेडिट करते रहे हैं। उन्होंने कभी भारतीय पार्लियामेंट को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। अगर आज मीर वाइज उमर फारूक एक डेलीगेशन को लेके जाते हैं, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन रहे हैं, एक डेलीगेशन को लेके भारतीय पार्लियामेंट की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने जाते हैं, तो ये क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश होती है उस ज्वाइंट जेपीसी की। रिजल्ट जो भी निकलता है उसमें डिसेंट वॉइस, डेमोक्रेसी का मकसद ही यही है कि आपकी डिसेंट वॉइस भी होनी चाहिए। अभी इन्होंने बजट सेशन में अपनी रिपोर्ट देनी है, जेपीसी ने ये साफ कर दिया है कि हमने 44 अमेंडमेंट इन्होंने प्रपोज किया। जो लोग सपोर्ट करेंगे वो सपोर्ट, अगर डिसेंट नोट भी इसमें आएगा ये अलग बात है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मीर वाइज उमर फारूक जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं, मैं उस पोस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं एक सेपरेटिस्ट लीडर की बात कर रहा हूँ। कोई सेपरेटिस्ट लीडर अगर भारतीय पार्लियामेंट के सामने जाता है तो मुझे लगता है ये विक्ट्री है और एक डेवलपमेंट भी है। बैक चैनल शायद कोई बात चल रही है कश्मीर को लेकर, कुछ मतलब जितने अगर सेपरेटिस्ट ग्रुप भी इन्वॉल्व होते हैं तो बड़ी बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है ये तो। अहमद अयाज जी, जगदीप जी कह रहे हैं कि मेरी तो समझ से ही परे है, जरूरत क्या है इस तरह के कानून बनाने की। नहीं, वो एक चीज उस लिहाज से उनका कहना सही है। लेकिन जो कि शिकायतें बढ़ गई, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, मुस्लिम वक्फ का एक अपना आईन है, अपना तरीकाकार है और एक मजहबी मामला है। नहीं अहमद अयाज जी, मैं एक बात आपसे समझना चाह रही हूँ जिसमें इलाबोरेट पूरी तरह से जगदीप जी ने कर दिया कि ये कानून है, ये संशोधन के लिए होना चाहिए, ये आप देखिए संशोधन के लिए यहाँ पर धारा बता दी। लेकिन उस बीच में अगर ये सारे कानून थे तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई समय रहते? मनमानियां जो बढ़ गई, कार्रवाई होनी चाहिए थी ना कि सरकार को उसके अंदर इनिशिएट करना पड़ा। नहीं, उसमें हम मान लेंगे कुछ कोताहियां इसके मैनेजमेंट में हो सकती है, वो हम उससे इनकार नहीं करेंगे और उसको दुरुस्त करने के लिए अब तरीकाकार इख्तियार किया जा सकता है। आप अगर ये भी माने कि इस वक्त मुदाखलत की जा रही है, लेकिन अब ये देखना है कि मुदाखलत किस
लेवल की जा रहे हैं और किस हैसियत से की जा रहे हैं और किस तरीके की जा रहे हैं कि इसमें ऐसे चीजें लाई जा रहे हैं कि मुसलमानों का मामला है, इसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी हो और जो वक्फ की प्रॉपर्टी देखी जाए उसमें, और ऐसे कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज किए जा रहे हैं जो बिल्कुल गैर मुनासिब है। वो एक पार्ट, और दूसरा पार्ट जो हम वो तो खैर बहरहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इस वक्त जो हम देख रहे हैं मूड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उनको जो इसके मामले में करना होगा वो करके ही रहेंगे, चाहे कोई भी उनको कोई भी मशवरा दे उसको मानने वाले नहीं है जो हम देख रहे हैं। लेकिन अलबत्ता जहां तक जम्मू कश्मीर को लेकर इसकी पार्टिसिपेशन का ताल्लुक है, वो जरूर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत अहम कदम है जगदीप जी, क्योंकि मुझे नहीं लगता दोनों लोग एक ही भाषा बोल रहे हैं, तो दो लोग तो गलत नहीं हो यहीं सकते। तक रुक जाएगी। इसमें शायद आशा जी, ये कह रहे हैं कि आशा जी, अब आप धारा 9 को 14 को लेकर बात करें जगदीप मैं जी, आपको अगर आशा जी, कानून दो है शब्दों तो फिर में इस्तेमाल में क्यों नहीं लाया गया? आशा जी, ठीक है अहमद अयाज। आशा जी, हाँ। आशा जी देखिए, मैं बड़े कम शब्दों में आपको स्थिति स्पष्ट कर दूं। पहली तो बात, बोर्ड मनमानियां करता रहा, मनमानियां हुई, इसका एक उदाहरण जो है वो अगर कहीं मीडिया में सामने आया हो तो आप मुझे बताएं। दूसरी बात, संपत्ति मुस्लिम की, दी मुस्लिम एक संस्था को, उसमें सरकार का हस्तक्षेप कानूनी तौर पर हो सकता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के 2022 के आदेश को हमने देखा। लेकिन सवाल क्या है, जैसे महिलाओं की बात थी तो बिल्कुल प्रावधान है, जैसे बात थी प्रॉपर्टी को क्लेम करने की वो भी बिल्कुल है। दिक्कत कहाँ है, मैं कब तक शब्दों में बताऊं। मसलन एक आबादी थी, कहीं मुस्लिम लोग रहते थे, बाद में वो शिफ्ट हो गए, वहां उनका कब्रिस्तान था जो अब इस्तेमाल नहीं हो रहा। उस प्रॉपर्टी के ऊपर जब कोई नाजायज कब्जा करता है तो ये बोर्ड का काम है उसको देखना। जो मुतवल्ली बिठाए जाते थे यानी कि मैनेजर्स, वो जब ऐसी किसी संपत्ति को अपने फायदे के लिए बेच देते थे या आमदनी का सही जो है रिकॉर्ड नहीं होता था, इन सब के प्रबंधन के लिए इस बोर्ड को बनाया गया था। अब इसमें पहले से पॉलिटिक्स शामिल है, अगर नहीं होती तो भाजपा की दर्शक खान राबी क्यों होती चेयरपर्सन? लेकिन फिलहाल जेपीसी कमेटी बनाई गई है जगदीप जी, और जेपीसी के अंदर हर एक पार्टी के नुमाइंदे को जगह दी गई है, जहां पर क्रॉस एग्जामिन भी हो रहा है और उसके बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो सामने रखी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीप जी जुड़ने के लिए। दिनेश जी आपका भी धन्यवाद, अहमद अयाज जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल मीरवाइज उमर फारूक के बयान को लेकर बात हो रही थी, लेकिन जानकार ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक जीत है कि मीरवाइज उमर फारूक वहां पर पहुंचे हैं, मुलाकात उन्होंने की है और अपनी बात को सामने रखा। आप देखते रहिए कार्यक्रम।